आज हम सैंधव कला के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय कला का विस्तार असीम है। कला अपनी दृष्टि से प्रकृति को देखती है। कलाकार उस दृश्य में बैठकर प्रायः उससे एक ही भाव होकर उसे देखता है तथा अपनी तुलिका, छेनी अथवा लेखनी से संवार देता है। वही कला है। लगभग 5 शताब्दियों के लंबे कला प्रसार में जितना और जैसा कलाकार ने सृजन किया है वह अद्भुत है। भारतीय स्थापत्य का अत्यंत प्राचीन रूप नवप्रस्तर युगीन मानव ने प्रस्तुत किया। जब उसने गीली मिट्टी छाप कर फूस की कुटिया अपने रहने के लिए खड़ी की तथा मिट्टी पत्थर के परकोटों से घेर कर वे अपने गांव की रक्षा का प्रबंध करते थे। भारतीय स्थापत्य का कुछ परिष्कृत रूप हमें सैंधव सभ्यता में दिखाई देता है। सैंधव कला सबसे पहले 1922 में स्वर्गीय राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा में खुदाई करते समय यह जानकारी दी कि नीचे किसी नगर का अवशेष छिपा है। बाद में खुदाई से उनके इस अनुमान की पुष्टि हुई और 400 मील की दूरी पर मोहनजोदड़ो से भी इस सभ्यता की अवशेष प्राप्त हुई। हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंध प्रदेश में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब ये दोनों स्थान पाकिस्तान में हैं। चूँकि सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त हुए, इस कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा के नाम पर इसे हड़प्पा संस्कृति की भी संज्ञा दी जाती है। यह सभ्यता केवल इन्हीं प्रदेशों तक सीमित नहीं थी, अपितु इसका विस्तार एक विस्तृत भूक्षेत्र पर था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो खुदाई हुई है उसके अवशेषों से सैंधव कला की जानकारी मिलती है। सैंधव कला का नगर नियोजन। यहाँ नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गई थी। यहाँ की सड़कें पर्याप्त चौड़ी हैं। सड़कों व गलियों के दोनों ओर मकानों का निर्माण किया गया था। मकानों की दीवारों की ऊंचाई लगभग 25 फीट थी। संभवतः मोहनजोदड़ो के मकान ऊंचे और विशाल थे। शहर के गंदे पानी को नालियों द्वारा नगर से बाहर ले जाने का उत्तम प्रबंध था। मकानों में स्नानागार, रसोइयों और शौचालयों का पानी नालियों द्वारा बाहर आता था और शहर को की बड़ी नाली में मिल जाता था। प्रत्येक गली और सड़क के साथ साथ पानी निकालने के लिए नाली बनी हुई थी। नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था और उन्हें परस्पर जोड़ने के लिए मिट्टी मिले चूने का प्रयोग किया गया था। नालियों को ढकने के लिए ईंटें प्रयुक्त होती थी। अधिक चौड़ी नालियों को ढकने के लिए पत्थर की शिलाएं प्रयुक्त की जाती थी। मकान प्रायः 2 मंजिलें या और भी अधिक मंजिलों वाले होते थे। ऊपर की मंजिलों से गंदे पानी को निकालने के लिए पाइप का प्रयोग किया गया था। मकानों के बाहर प्राय चौबच्चे भी बनाए दिए जाते थे ताकि मकान का गंदा पानी पहले इनमें एकत्रित हो और उनका की गंध नीचे बैठ जाए। केवल पानी ही शहर की नलियों में जाने पाए। भवन निर्माण। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई द्वारा भवन स्थापत्य की जानकारी भी मिलती है। इन मकानों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटें अनेक आकारों की होती थी। बड़ी ईंटें विशेष कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थी। ये ईंटें बहुत मजबूत, पक्की और रंग में लाल हैं। हजारों साल बीत जाने पर भी वे उत्तम दशा में हैं। दीवार में ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का प्रयोग होता था, किंतु अधिक मजबूती के लिए कभी कभी मिट्टी में चूना भी मिला दिया जाता था। मकान छोटे और बड़े दोनों प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में उपलब्ध मकानों की दीवारों की मोटाई इस बात का संकेत देती है कि वहाँ मकान कई मंजिलों के रहे होंगे। जो दीवारें 25 फीट के लगभग ऊंची मिली हैं, इनमें अभी तक वे छेद विद्यमान हैं जिनमें शहतीरे लगाकर दूसरी मंजिल का फर्श बनाया जाता था। इस युग में छत बनाने की यह विधि थी कि पहले शहतीरे डाल दी जाती थी, फिर उन पर
बल्लियां डालकर एक मजबूत चटाई बिछा दी जाती थी। उसके ऊपर मिट्टी बिछाकर उसे भली भांति कूटकर पक्का कर दिया जाता था। निचली मंजिल से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं, जो पत्थर और लकड़ी से बनाई जाती थीं। सीढ़ियाँ बहुत ऊंची और तंग बनाई जाती थी, किंतु कुछ ऐसी इमारतें भी थीं जिनकी सीढ़ियाँ बहुत चौड़ी और सुविधाजनक थीं। मकान के भीतर कमरों में दीवारों के साथ अलमारियाँ भी बनाई जाती थी। मकानों के बीच बीच में प्राय आंगन भी होता था, जिसके एक कोने में रसोई घर बनाया जाता था। रसोई घर में चूल्हे ईंटों द्वारा बनाए जाते थे। स्नानागार प्रत्येक मकान का आवश्यक अंग होता था। स्नानागार में पानी संचित रखने के लिए मिट्टी के बने हुए घड़े प्रयोग में लाए जाते थे। स्नानागारों के फर्श पक्की ईंटों से बनाए जाते थे तथा उन्हें चिकना व साफ रखने का विशेष प्रयत्न किया जाता था। स्नानागार आकार में प्राय चौकोर होता था। अनेक मकानों में स्नानागार के समीप शौचालय भी बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से कुछ विशाल इमारतों के अवशेष भी मिले हैं, जिनकी लंबाई 220 फीट से 242 फीट और चौड़ाई 112 फीट से 115 फुट तक है। बाहरी दीवार की मोटाई 5 फीट से भी अधिक है। संभवतः ये इमारतें या तो शासक वर्ग का राजप्रसाद रही होगी या अत्यंत समृद्ध एवं वैभवशाली व्यापारी वर्ग से संबंधित रही होगी। विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की इमारतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशाल जलाशय है, जो 39.5 फीट लंबा तथा 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। यह जलाशय पक्की ईंटों का बना है तथा इसकी दीवारें बड़ी मजबूत हैं। इसमें अंदर जाने के लिए पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई है। जलाशय के चारों ओर एक गैलरी बनी हुई है, जो 15 फीट चौड़ी है। इसके साथ ही जलाशय के दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानागार बने हुए हैं। इन स्नानागारों में सीढ़ियों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि इनके ऊपर और कमरे थे। संभवतः ऊपर के कमरे निवास के काम में आते थे। उन तक पहुंचने का रास्ता स्नानागारों से होकर जाता था। जलाशय के समीप एक कुआं भी था, जिसके जल से शायद इस जलाशय को भरा जाता था। जलाशय को पानी से भरने और उसके गंदे पानी को निकालने के लिए नल भी थे। जलाशय के समीप एक अन्य इमारत है, जिसे हम्माम समझा जाता है। शायद यहाँ पानी को गर्म करने का प्रबंध भी था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में ऐसी कोई इमारत नहीं मिली है जिन्हें निश्चित रूप से मंदिर माना जा सके। सैंधव सभ्यता की मूर्ति कला। सैंधव सभ्यता के अवशेषों में कलात्मक मुद्राएं और धातु, पत्थर व मिट्टी की बनी मूर्तियां भी मिली हैं। पत्थर की बनी मूर्तियों में सबसे अधिक महत्व की वह मूर्ति है जो कमर के नीचे से टूटी हुई है। इस मूर्ति में मनुष्य को एक ऐसा चोगा पहने हुए दिखाया गया है जो बाएं कंधे के ऊपर और दाई भुजा के नीचे से आ गया है। चोगे के ऊपर 3 हिस्से वाली पुष्पाकृति बनी है। मूर्ति की पुरुष की मूछें मुंडी हुई हैं, लेकिन दाढ़ी विद्यमान है। मूर्ति में आंखें मुंदी हुई व ध्यानमग्न दिखाई देती हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के भग्नावशेषों में प्राप्त स्त्री मूर्ति भी उल्लेखनीय है, क्योंकि ऐसी मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी की प्रतीत होती हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के भग्नावशेषों में मुद्राएं भी प्रचुर संख्या में उपलब्ध हुई हैं। एक मुद्रा पर किसी ऐसे देवता की आकृति अंकित है जिसके 3 मुख हैं और जिसके सिर पर सींग बनाए गए हैं। इस देव मूर्ति के चारों ओर अनेक पशु, हिरण, गैंडा, हाथी, शेर और भैंस की आकृतियां बनाई गई हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार यह आकृति पशुपति शिव की है। ऐसी 3 मुद्राएं उपलब्ध हुई हैं। इस प्रकार सैंधव सभ्यता में मूर्ति निर्माण कला उन्नत दशा में थी। मिट्टी के पात्र। बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। उन्हें अनेक प्रकार के चित्रों व आकृतियों से विभूषित किया जाता था। खुदाई में कटोरे, कटोरियाँ, कलश, थालियाँ, रकाबियाँ, सुराहियाँ आदि बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। बर्तन न केवल मिट्टी के बनाए जाते थे,
अपितु पत्थर और धातु के भी बनाए जाते थे। खुदाई में प्राप्त हाथी दांत का बना हुआ एक फूलदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह फूलदान बहुत ही सुंदर है और इस पर अनेक प्रकार के रेखाचित्र भी उत्कीर्ण किए गए हैं। अतः सैंधव सभ्यता में हाथी दांत को शिल्प के लिए प्रयुक्त किया जाता था। आभूषण। सैंधव सभ्यता में आभूषण बनाने की कला भी उन्नत अवस्था में थी। हड़प्पा की खुदाई में एक कलश आभूषणों से भरा हुआ उपलब्ध हुआ है। कलश में सोने के बने हुए जो आभूषण व उनके खंड मिले हैं, उनकी संख्या 509 के लगभग है। इसमें सुवर्ण निर्मित बाजूबंद और हार से लगाकर छोटे छोटे मनके तक सम्मिलित हैं। मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों में भी आभूषणों से भरे कलश उपलब्ध हुए हैं। इन आभूषणों में अनेक लड़ियों वाले गले के हार, बाजूबंद, चूड़ियाँ, कर्णफूल, झुमके, नथ आदि बहुत प्रकार के आभूषण विद्यमान हैं। कला की दृष्टि से ये अत्यंत सुंदर एवं उत्कृष्ट हैं। स्वर्ण के अतिरिक्त चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का भी आभूषणों के लिए प्रयोग होता था। तांबे, हाथी दांत, हड्डी और मिट्टी के बने हुए बहुत से आभूषण इस सभ्यता के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। धातु कला। सैंधव सभ्यता में धातुओं द्वारा बर्तन और औजार बनाने की कला भी उन्नत अवस्था में थी। धातुओं में तांबे का प्रयोग प्रचुरता से किया जाता था। तांबे और पीतल के बर्तन बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। तांबे का प्रयोग औजारों के लिए विशेष रूप से किया जाता था। धातु निर्मित औजारों में तांबे से बनी एक आरी भी उपलब्ध हुई है। इस आरी में दांते भी बने हुए हैं। अस्त्र शस्त्र धातु के बनते थे। अवशेषों में परशु, तलवार, कटार, धनुष बाण, बर्छी, भाला, छुरी आदि अनेक प्रकार के हथियार मिले हैं जो तांबे या पीतल के बने हैं। छोटे छोटे चाकू, पत्थर काटने की छेनियाँ और मछली पकड़ने के कांटे भी उपलब्ध हुए हैं। इनके अलावा तांबे और पीतल की बनी अनेक मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई है जो धातु कला की श्रेष्ठ प्रमाण हैं। धातु की बनी हुई नर्तकी की एक मूर्ति इतनी सुंदर है कि वह बिल्कुल सजीव प्रतीत होती है। नर्तकी के शरीर पर बहुत से आभूषण बनाए गए हैं। सिर के केशों का प्रसाधन मूर्ति में बहुत ही सुंदर रूप से प्रदर्शित किया गया है। अवशेषों में बच्चों के खेलने के अनेक खिलौने भी उपलब्ध हुए हैं। मिट्टी के बने कतिपय ऐसे खिलौने मिले हैं जो पशु आकृति के हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सैंधव कला अपनी हर क्षेत्र के अंदर उस काल में उन्नत अवस्था में थी।